हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आज फिर आपके लिए एक कक्षा 7 के लिए सामाजिक के लिए एसएसटी के लिए एक लेसन लेके आया हूँ। फर्स्ट लेसन जो कि आज मैं करवाने जा रहा हूँ ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर मिलता है। हर साल अच्छा स्कोर निकलता है यहाँ से। 10th और 11th का बहुत ही अच्छा स्कोर दे रहे हैं। इनके जो डायरेक्टर है उनका नाम है दलवीर जादौन, जो कि बहुत ही अच्छे स्कूल के प्रबंधक हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने कमान संभाल रखी है स्कूल की। और बहुत ही मतलब कहते हैं ना, इस तहसील का बहुत ही अच्छा स्कूल माना जा रहा है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं आपका लेसन फर्स्ट। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। लेसन शुरू करने से पहले आपको एक बात याद करवा दूं, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए ही किया जा रहा है। जो कि कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी के कारण नाइट में ही एक बड़ी घोषणा हुई है जिसमें 17 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को। शायद गंगानगर खुल जाए बट स्कूल तो नहीं खुलेंगे, लॉकडाउन के बाद ही खुल पाएंगे। इसलिए आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए ये करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आपको 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन नहीं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब जो हजारों वर्षों से उथल पुथल हो रही है, जो मानव नीचे मतलब मानव के अवशेष मिल रहे हैं, कुछ नदियों के अवशेष मिल रहे हैं, कुछ नदियां लुप्त हो गई है, कुछ नदियां ज़्यादा बहाव के कारण और बढ़ गई है, उनके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आज हम बहुत ही डीप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलते आगे अपने मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। ये मानचित्र 1 है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। किसने बनाया था भाई? 1154 में बनाया था। जो यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। मतलब जो पूरे भारत का मानचित्र बनाया है उसका एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने मानचित्र दो है उसको किसने बनाया? फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही हालांकि इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ। जगहों जगहों के नाम अरबी। ये दूसरा मानचित्र है, देख सकते हो। ठीक है, 18वीं सदी में बनाया गया। और ये एक है, इसमें देखो कितना डिफरेंट है, ध्यान से देखना। एक ये है, एक और एक ये है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं। में दिए गए और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो कि एक महाजनपद काल का प्रदेश माना जाता है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया ये मानचित्र। जो पहला मानचित्र बना था उसके बाद 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। सूचनाएं क्या है? काफ़ी बदल गई थी, मतलब उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया था। उसी परिवर्तन की आज हम खोज कर रहे हैं, भी वो परिवर्तन बार बार क्यों हो रहे हैं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, मतलब देखा सा लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों जो कि नदी किसी किनारे लगते हैं इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब जो वो समुद्र की यात्रा करते थे तो इस नक्शे का प्रयोग किया करते थे, भी हम कौन से देश किस रास्ते से पहुंच सकते हैं। देखिए अध्याय 6 में ये वो आगे की बात है। लेकिन हम भीतरी इलाकों पर नज़र डालें तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्री तट वाले हिस्से में है। गंगा के मार्ग को देख के ये किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ क्वेश्चंस हैं, हल करने होंगे। पहले अपने लेसन क्लियर करते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। मानचित्र अंकन का जो मतलब विज्ञान था वो भी, मतलब जो मानचित्र बनाने का सिस्टम था वो भी बहुत कुछ बदल गया था। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था।
इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज जो वहाँ पे मिले हुए हैं अपने को, पुराने युगों के जो दस्तावेज मिले हैं, नक्शे मिले हैं और लेख मिले हैं, जो लिखे हुए उल्लेखित मिले हैं, उनको देखकर तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उनके अधीन रख के ही उनको बनाया जाता है। नई और पुरानी शब्दावली, मतलब जो पुराने शब्द और नए शब्द, उनके अंदर जो परिवर्तन देखा गया है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, मतलब वही बता रहा हूँ, पुरानी शब्दावली, जो पुराने शब्द और नए शब्दों के अंदर जो फर्क दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा है ये। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। हाँ सही है, अभी पहले जो अभिलेख मिलते थे उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता था। उसको पढ़ने के लिए अब अभी भी कई ऐसे उल्लेख मिले हुए हैं जो अभी तक नहीं पढ़े गए हैं, उनकी भाषा अभी तक समझ नहीं आई है अभी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलती हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। हाँ, उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। मतलब कहते हैं जो शब्द मिले हैं वो उसके अंदर मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब जो पहले की मिले हैं वो अब की, मतलब जो पहले फारसी लिख के गए हैं वो अब की फारसी के अंदर नहीं मिल रहे हैं। मतलब जो शब्दों का भंडार है वो और अधिक हो गया है, नए शब्द और जुड़ने लग गए हैं, बहुत ही अलग बदलाव आ रहा है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, ये उदाहरण दे रहा है हमें हिंदुस्तान शब्द का। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। पहले हिंदुस्तान कहते थे, आज इसको भारत कहते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए मिराज याद रखना, मिन्हाज ए मिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब इन सभी को मिलाकर उसने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले भी क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिणी भारत का जो हिंदुस्तान शब्द में अंदर दक्षिणी भारत था, उसका समावेश जो दक्षिणी भारत था वो हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं मिला था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मतलब इसके 16वीं सदी के अंदर जो बाबर था, हिंदुस्तान का शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया? उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और निवासियों की संस्कृति के लिए जो इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द, 14वीं सदी के अंदर अमीर खुसरो ने प्रयुक्त शब्द किया था। हिंद के लिए ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। सही बात है, अभी जो पहले नहीं जुड़े थे वो आज हम जोड़ रहे हैं इस शब्दों से। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब कोई भी शब्द उसके साथ हम जोड़ रहे हैं तो उससे संबंधित हमें, मतलब उस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए भी हाँ इसके शब्द, इस चीज़ को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे जो कि अब हम अलग अर्थ निकाल रहे हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा है विदेशी जैसा सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है जैसे व्यक्ति जो भारतीय न हो। सही है, हमारे लिए तो यही है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। जो वो कहता है भी अब हमारे वर्तमान के अंदर विदेशी कौन है? जो हमारे भारत का निवासी नहीं है वो विदेशी है। और पुराने काल के अंदर कैसा था भी? जो पुरातात्विक काल था वो उसके अंदर कैसा था भी? जो हमारे गांव का ही नहीं है वो हमारे लिए विदेशी है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। सही बात है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। हाँ, उदाहरण के लिए कह रहा है भी जैसे अगर हम नगर के अंदर निवास करते हैं तो हमारे जो वनों के अंदर, जंगलों के अंदर निवास करते हैं वो हमारे लिए क्या है भी? विदेशी है। मतलब वो
छोटे छोटे गाँवों को भी अलग कंट्री के रूप में देखते थे। भी वो अलग देश का है और ये हम अलग देश के हैं, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार है जो और उनके जो साधन है उनके बारे में। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हाँ, पढ़ा था भाई। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अंडरलाइन रखना भाई। पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों अंडरलाइन रखना इसको, इकट्ठी करने के लिए भी अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब शिलालेख क्या होते हैं, जो किसी पत्थरों पे लिखित होते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब युग में प्रमाणिक मतलब जिसको पूरी तरह प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग में लिया जा चुका हो उस चीज़ और लिखी हुई चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। 13वीं सदी की बात कर रहा है। एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला। पांडुलिपि वो आपको पहले बताया जो हाथ से लिखी हुई होती है। एक कागज होता है, वो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर लिखी जाती है, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो कागज जब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, ये बताना है। स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। हाँ, अब वर्तमान में हम करते हैं भाई, आपको पता ही है। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखकारों में रखा जाता था। पांडुलिपियां मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पांडुलिपियां होती है एक पेड़ की छाल होती है, छाल को उतार कर उसको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद वो कागज की तरह बन जाती है, मतलब सूख जाती है। सूखने के बाद उस पर लिखा जाता है, उसी को ही पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी हुई आकृतियों को ही पांडुलिपि कहा जाता है, याद रखना। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा लेखकारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन है, मतलब वो टूट भी सकती थी। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता है। अब वो तो आप लगाते हो, आपको ही पता ही है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन ये लिख रहा है अभी, ये वो इतिहासकार है जो मानचित्र का निर्माण किया था। ये भाषा है, ध्यान से देखो। ये वो नीचे पांडुलिपियां हैं। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी
हर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हाँ सही बात है। अभी आज तो क्योंकि वो जल जाती थी ना, वे कागज की बनी हुई थी, गल जाती थी, वो आज के समय में बहुत ही मुश्किल के रूप में मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब वो एक ही ग्रंथ होता है, जैसे मान लो हिंदू ग्रंथ ले लिया, वो हिंदू ग्रंथ एक ही बुक उठाने से उसके सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। उसको सारे डाउट क्लियर करने के लिए हिंदू जितने भी बुक्स लिखी हुई है उसको सारों को वो क्या रीड करता, रीड करने के बाद वो अपने जो निष्कर्ष होता है वो निकालता है। निष्कर्ष निकालने के बाद ही वो हमें कुछ बता पाता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। सही बात है। अभी कोई लेखक होता है, वो कोई कहानी लिख दी, उसको 10-15 दिनों के बाद पता लगा यार हाँ ये लाइन यहाँ सेट नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे, तो उसको काट कर वहाँ कोई नई लाइन सेट कर देते थे, फिर नई पुस्तक लिखते। इस प्रकार वो क्या संशोधन होता है, किसी चीज़ के अंदर कार्य और समय रखते हुए उसके अंदर परिवर्तन करना। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार, ये अंडरलाइन रखना भी, मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत में ही जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशेष संग्रहों के में ही कहीं दबा पड़ा था। मतलब उन्हें पहले जो लिखा वृत्तांत उसको छोड़कर फिर उसने एक और 2 साल बाद लिखा, ठीक है, उसके अंदर भी उनको सही, मतलब दोनों के अंदर फर्क था। लिखा एक ही बात पे था, लेकिन दोनों के अंदर क्या था, भी फर्क था, अंतर था। क्यों था वो आपको पहले बता दिया। संशोधन करते रहे अभी बार बार उसके अंदर। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और उनके अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ये तो नॉर्मल सी बात आपको पता ही होगा। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्ययन 5, 6 और 7 में आपने इनमें से कुछ बारे में बहुत जानेंगे होंगे या जानेंगे आगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, जिसको प्रवास कहते हैं, आपको पता होगा। अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना या रहना। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का ये रहट है भाई, पानी को ऊपर उछालने के लिए बनाया गया है रहट, देख लो गंभीरता से इसको। हाँ बात खत्म हुई थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। सेवारत मतलब सेवाओं देते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि और चारण थे जो मतलब उनके जो लेखककार थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिका और मुंशियों को कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। मतलब जब जंगलों की कटाई होने के बाद, जैसे वो कहते हैं ना घुबक्कड़ खेती या झूम खेती, उसी का ही कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वन्यवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वो आपको मैंने बता ही दिया, प्रवास होता है या प्रवास कह दो या अपवास कह, वो कहते हैं इसको, और भी कुछ कहते हैं, प्रवर्सन प्रवर्सन के नाम से भी कहते हैं। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। किसकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उनने कई कर चुकाने पड़ते थे। कर तो आपको पता ही है। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार क्या होती है आपको पता होना चाहिए। बेगार होती है बिना पैसे दिए, मतलब कहते हैं ना, वो कोई गरीब व्यक्ति था जो सामंत के काम लग जाता था। काम लगने के वो काम करता था, पर उसके काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, वो क्या होती थी भी, बेगार होती थी। बेगार प्रथा मतलब काम तो कर देना पर उसके काम के बदले उसको ऋण नहीं देना। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, मछली वगैरह। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। दस्तकारी जो वो बनाते हैं औजार वगैरह। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे भी, अस्थायी थे। मतलब कोई भी अपना जो था भी कमाई के अनुसार अपना सिस्टम बदल सकता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। सही बात है, अभी यहाँ का वो गरीब है और किसी अन्य क्षेत्र में वो उसी उसी पैसों से उतना अमीर है, तो वो उनका दर्जा वहाँ चेंज हो जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ सभ्य अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। सही बात है भी, ये अपने भी होती है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते रहे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गोंड जो जनजातीय से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान से गजन तक फैला हुआ था। और जिसमें ये अंडरलाइन रखना भाई, याद रखना इसको। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड अंदर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे, ये क्षेत्र बताए हुए भी उसके, ये देख लेना, प्लान कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ये भाषा के ऊपर है अभी अमीर खुसरो का क्वेश्चन वगैरह देख लेना। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए
अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। देखो भाई, एक तो होता है ना सामने आकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, एक होता है फ़ोन पे पढ़ाना। इसमें डिफरेंस होता है, फ़ोन पे अपना ज़्यादा ज़्यादा कोई कटिंग वटिंग तो कर नहीं सकते, ना ही इस पर कोई एडिट कर सकते हैं। तो एक बार मतलब कहते हैं ना, कहानी को समझाने की बात होती है, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ। एक सामने पढ़ाना और एक फ़ोन पे पढ़ाना बहुत ही फ़र्क होता है। बस आपकी स्टडी ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसी के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। चलो, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से बनने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं पड़ी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। कहानियाँ सी है भाई। पुराने और नए धर्म, पुराने धर्म कैसे थे और नए धर्म कैसे हैं। पुराने धर्म, नए धर्म, इतिहासकार के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म पर स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। पहले मतलब जो धर्म थे वो अलग थे, आज के धर्म अलग थे। पहले भी छुआछूत वगैरह ज़्यादा थी, किसी गरीब इंसान दलित लोगों को अंदर भी नहीं दिया जाता था, जैसे शूद्र लोग थे वो। आज हम जैसे जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इस उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। वो तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ, हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा छुआछूत होती रही। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ब्राह्मण मतलब अपने आप को भगवान ही समझते, देवी हम ही भगवान हैं और हम ही सब कुछ है, हम ही इस दुनिया को बनाने वाले हैं। इन सभी को मतलब खास महत्व मिलने लगा था, इनका सत्ता था वो बढ़ने लगी थी। जो शूद्र को ये अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचा समझते थे, और शूद्र की मतलब देख लेना ही इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना वो बुरा समझते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो सभ्य प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यक्ति भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। बहुत डीपली बात होगी वहाँ पे। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मुसलमान है जो एक ईश्वर अल्लाह को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। हाँ भाई, ईश्वर तो एक ही है, पर उनके जो रूप है वो अनेक हैं। कहते हैं अपने हिंदू धर्म के अंदर तो भाई कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, पर आपको ये नहीं पता अभी 33 करोड़ देवी देवता है या 33 करोड़ देवी देवता है, आपको नहीं पता। चलो आगे बात करते हैं। कई शास्त्री इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्य न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते रहे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी
भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इसके धर्म का नेतृत्व करते थे वो क्या खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, साहब, मिलती है भाई। समय और इतिहासकार के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। मतलब वो किसी समय को नहीं देखते, वो बस यही देखते भी इस समय के अनुसार कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, उनका जो कारण है वो उसका पता लगाते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण इतिहास का परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी परिवर्तन बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती रही। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। यहाँ भी था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्यों और साम्राज्य। पहले शुरू में शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी है, फिर कृषि बन गए, शहरों और गांवों के निवासी हो गए, और फिर प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य बन गए। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस समय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस समय सही है, ये मध्यकालीन का इतिहास आ जाएगा, अंडरलाइन रखना इसको। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। जो उपनिवेशिक हुआ था अपना देश, उसके बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी इसके अंदर। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थे। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यहाँ से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यहाँ देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं। आज आपने अब आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यहाँ देखेंगे कुछ बदलाव हुए, कुछ नहीं, वैसे ही रहा। कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लेखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी करना क्यों दिलचस्प होगा। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था वो ये आपको बता दिया। नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत? सन 700 के बाद के काल में समय उल्लेख नहीं मिलते। इस बात के आंसर आप दे देना। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया।
लास्ट के बाद तो मैं यही कहूँगा, भी इस चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। शेयर हो जितना ही करें। ये हमारे चैनल का नाम है शॉर्ट वाईफाई स्टडी। मेरा नाम धर्मपाल और मैं ज्योति सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरायन तहसील श्रीकानपुर जिला श्रीगंगानगर पिन कोड 335023 के स्कूल के द्वारा थ्रू इस काम को कर रहा हूँ। और जितना उसके इसको शेयर करें। और ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसके अंदर जितना उसके एडमिशन करवाएं बच्चों के, प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। धन्यवाद साहब।